जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल गैस। जल गैस आपका जो है द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है, जबकि प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम ये आपका जो है प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है। अब प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन किसे कहते हैं? तो प्राथमिक ईंधन को प्रकृति द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है, जबकि द्वितीयक ईंधन को हम लोग जो है प्राथमिक ईंधनों की सहायता से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्ममान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। लकड़ी का ऊष्ममान न्यूनतम होता है बाकियों की तुलना में। अब ऊष्ममान किसे कहते हैं? तो किसी ईंधन की 1 ग्राम मात्रा को वायु की उपस्थिति में जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग जो है ऊष्ममान कहते हैं। और हाइड्रोजन का जो ऊष्ममान होता है वो सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्ममान सबसे अधिक होता है और लकड़ी का ऊष्ममान सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक गर्म वस्तु जो है अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो आपका बाकी तीनों से भिन्न है, क्योंकि अल्कोहल आपका जो है द्रव ईंधन है, जबकि कोक, लिग्नाइट और चारकोल आपका जो है ठोस ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस आपका जो है गैसीय ईंधन है और गैसीय ईंधन को जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण होता है, जबकि कोयला जो एक प्रकार का ठोस ईंधन है तथा डीजल और पेट्रोल जो कि द्रव ईंधन है, इस सबको जलाने पर अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त नाभिकीय ईंधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235 आपका जो है एक उपर्युक्त नाभिकीय ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक है। आपका जो है नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा नाभिकीय संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में जो है अभिक्रिया में एक नाभिक 2 भागों में टूटता है, जबकि नाभिक के संलयन में क्या होता है कि 2 नाभिक जो है जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसी कारण जो है विखंडन की अपेक्षा संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा का मात्रा जो है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 318। पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान 318 गुना बड़ा है। अब बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान 1.898 गुने 10 के पावर में 27 kg है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुने 10 के पावर में 24 kg है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है लगभग 318 आएगा, यानी बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। पृथ्वी के पास जो है एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चांद या फिर चंद्रमा, जिसे हम लोग जो है चंदा मामा कहते हैं। और आपका जो है मंगल के पास टोटल 2 उपग्रह हैं, अरुण ग्रह यानी यूरेनस, इसके पास जो है टोटल 27 उपग्रह हैं। और नेपच्यून के पास जो है टोटल 14 उपग्रह हैं, यानी कि सबसे कम उपग्रह जो है पृथ्वी के पास है, उसके पास एकमात्र चांद ही उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर। किलोमीटर जो है वो आपका इन तीनों की तुलना में दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर आपका जो है 1000 मीटर होता है, जबकि 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका 9.46 गुने 10 के पावर में 15 मीटर के बराबर होता है, तथा 1 पारसेक बराबर 3.26
गुने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुने 10 के पावर में 11 मीटर के बराबर होता है। यानी इन तीनों की तुलना में किलोमीटर आपका जो है दूरी का सबसे न्यूनतम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है तो कोण थीटा का मान क्या होगा। तो आपको जो है इस कोण थीटा का मान निकालना है। तो समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है, यानी ये आपका जो है आपतित किरण है, ठीक है। 35 डिग्री का कोण बना रहा है परावर्तक पृष्ठ से और ये आपका जो है परावर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब डाला गया है, यानी यहाँ से यहाँ पूरा कोण 90 डिग्री होगा। तो आपको जो है आपतन कोण कितना हो जाएगा, तो आपतन कोण हो जाएगा 90 माइनस 35 डिग्री, यानी कि आपतन कोण हो जाएगा 55 डिग्री। आपतन कोण 55 डिग्री, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये तो अभिलंब जो है ये दोनों साइड ही 90 डिग्री बनाएगा, तो इधर भी कितना होगा 90 डिग्री। परावर्तन कोण 90 डिग्री है, तो ये जो थीटा कोण होगा ये दोनों का सम, परावर्तन कोण और थीटा का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 55 डिग्री, यानी कि ये कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री। इसको हम लोग जो डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, तो दोनों का मान बराबर होता है और बीच में ये अभिलंब डाला गया है, तो ये 35 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये आपका समतल दर्पण है, इसमें जो है इसके सामने एक लड़का है, वो 3 मीटर की दूरी पर था और गति करके 1 मीटर पीछे चल गया, यानी अब कहाँ पहुँच गया, वो 4 मीटर पर पहुँच गया है। तो जो है समतल दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि बिंब की दूरी 4 मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी 4 मीटर। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके आभासी में बनता है। समतल दर्पण क्या करता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना होगा 4 जोड़ 4 मीटर, यानी कि टोटल 8 मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकंड तक जो है रेटिना पर प्रतिबिंब रहता है। और आपका जो है रेटिना पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उसका जो है प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है, क्योंकि हमारा नेत्र लेंस जो है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस है। हमारा नेत्र लेंस उत्तल लेंस है, उसके कारण रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है और रेटिना पर प्रतिबिंब जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपवर्तनांक की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक आपका जो है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि ये दोनों चाल ही हैं, इसलिए चाल चाल का मात्रक कट जाता है, इसके कारण जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। मानव नेत्र का जो लेंस है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि परास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। एक सामान्य मानव नेत्र की अनंत जो है वो अधिकतम दूरी है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि परास अनंत से 25 सेंटीमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब एक वर्ण्य प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो है कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। आपका जो है फॉर्मूले से आपको पता होगा कि Q बराबर IT, आवेश बराबर आपका जो है धारा गुने समय होता है। धारा आपका 1 माइक्रो एम्पियर है, यानी कि 10 के पावर में -6 एम्पियर है। तो 10 के पावर में -6 गुने में समय आपका 1 सेकेंड है, तो 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 के पावर में -6 कूलम हो जाएगा। क्योंकि 1 कूलम में आपका जो है 6.25 इंटू 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आपका जो है इतना कूलम दिया गया है, 10 के पावर में -6 कूलम है। क्योंकि 1 कूलम 6.25 गुने में 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो 10 के पावर में -6 कूलम आपका जो है 10 के पावर में -6 गुने में 6.25 गुने 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये -6 जो है 18 से घटेगा, तो 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 से, एक व्यक्ति 4 ठो 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है तथा बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0, क्योंकि प्रश्न में दिए गए परिपथ में एक सेल का टर्मिनल जो है उल्टा जुड़ा हुआ है, उसके कारण उस परिपथ में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात परिपथ में जो है विद्युत धारा का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A। तो पहले प्रतिरोध कितना दिया है? R1 बराबर 1 ओम दिया है। यह आपका होगा रो L1/A1 बराबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तार को तनित यानी खींच टान करके लंबाई को दोगुना, यानी कि L2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू L1। क्योंकि क्या है, तार को तनित करके लंबाई तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका आयतन जो है नियत रह जा रहा है। तो V1 बराबर होगा V2 के। ठीक है, और V1 क्या होगा? V1 होगा A1 गुने में L1, और V2 क्या होगा? तो A2 गुने में L2 होगा। अब आपका जो है L2 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू L1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू L1 आ जाएगा। ठीक, अब L1 तो कट जाएगा, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? इधर क्या है, ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो A2 बराबर हो जाएगा A1/2 हो जाएगा। A2 बराबर A1/2। अब आपका जो है L2 बराबर दिया है 2L1 और A2 बराबर आया है A1/2। क्योंकि आपका जो है R2 बराबर कितना हो जाएगा? रो L2/A2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा रो 2L1/A1/2, क्योंकि L2 का मान 2L1 है और A2 का मान A1/2 है। तो आपका जो ये 2 है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रो L1/A1 हो जाएगा। क्योंकि रो L1/A1 का मान 1 दिया गया है पहले से ही, तो जब इसको 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 4 ओम आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत विभव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है किया गया कार्य W में आवेश Q के, और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, और इसे हम लोग जो है जूल पर कूलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो बिजली का जो हीटर होता है उसमें प्रयोग किया जाने वाला कुंडली जो है वो नाइक्रोम तार का बना होता है, जिसका जो है विशेषता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, जिसके कारण जो है यह उच्च ताप पर गर्म होने पर पिघलता नहीं, क्योंकि इसका गलनांक उच्च है।
ठीक है। और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब नाइक्रोम तार पर, तो यह लाल तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 से एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। अगर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे। और जब यह एक वोल्टमीटर बन जाएगा तो हम लोग अब जो है किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए जो है वोल्टमीटर को उसके पार्श्व क्रम में कनेक्ट करेंगे, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिसके उसके सिरों के बीच का विभवांतर हम लोग माप सकते हैं। और अगर यदि हमें गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाना होगा तो हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर के पार्श्व क्रम में जो है एक जो है निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे, जिसके कारण जो है हम लोग जो है पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो आमीटर में बदल जाएगा। और उसके बाद यदि हम लोग किसी भी प्रतिरोध के जो है उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको मापने के लिए आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगी। क्योंकि बल्ब को चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई या फिर V स्क्वायर बटे में R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे में P, V स्क्वायर। तो वोल्टेज का मान कितना है, पहले 220 गुने 220, और उस टाइम शक्ति कितना है, तो 100 वाट है। ये 1 0 कट जाएगा तो इधर भी 1 0 कट जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा 22 गुने में 22। इसको नहीं काटते हैं क्योंकि बाद में काटने में सुविधा होगा। तो अब जो है क्या निकालना है, शक्ति। तो P निकालते हैं, तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटे में R। तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब V का मान 110 है, तो 110 गुने 110, ठीक है। और R कितना है, 22 गुने 22। इसको काटते हैं तो 22 बचे 110, 22 बचे 110, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 27 से 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध होगा। तो 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जो समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तीनों प्रतिरोध 12 ओम के हैं। अब कोई भी 2 सिरों के बीच का विभवांतर पूछ दिया है, तो 2 सिरा ले लिए। अब ये देखिए, ये 12 ओम और ये 12 ओम श्रेणी क्रम में है, तो समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 जोड़ R2, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 24 ओम आएगा। अब ये 24 ओम और ये 12 ओम क्या है, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 जोड़ 1/R2, 1/R1 कितना हो जाएगा, 24 जोड़ 1/R2 12, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब इसको ये डिवाइड करेगा 24 से, तो 1 जोड़ 12 से तो 2 और 1 3/24 काटेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R1 हो गया है, यानी 1/R समतुल्य प्रतिरोध हो गया है 1/8। तो जब इसको पलटेंगे यानी R का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो कितना आएगा, 8 ओम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ओम। क्वेश्चन नंबर 28 से एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 से विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 30 से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली किसकी ओर इंगित करती है। तो फ्लेमिंग का चाहे दायां हाथ का नियम हो या बाएं हाथ का नियम हो, दोनों ही में जो है मध्य अंगुली धारा की दिशा को बतलाती है, और अंगूठा जो है बल की दिशा को बतलाता है, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बतलाता है। अब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग जो है विद्युत मोटर में किया जाता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग जो है विद्युत जनरेटर में किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।